हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। बताना है हमें कि कौन कौन से हैं जो हैं इनवर्स प्रपोर्शन में। अब भाई इनवर्स प्रपोर्शन को ही हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यानी कि एक और नाम आ गया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का, दैट इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए ये तो है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन? अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली घटती है, उसी को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए अगर आप अपने वर्कर्स को बताएंगे तो जो भी जॉब है उसको करने का टाइम हमारा कम होता जाएगा। यानी कि हमारे वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन हो गया? ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या हम कह सकते हैं इसको इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिख देंगे यस, इनवर्स प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्रोपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं अपने सेकेंड वन को। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमारी डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी और अगर हमारा टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगी। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। तो ऐसा हमारा कौन सा होता है प्रोपोर्शन? ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट, यानी कि इसके लिए लिख देंगे हम नो। अब आ जाते हैं अपने थर्ड वन पर। थर्ड वन में क्या क्या? एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ऑब्वियसली अगर एरिया बढ़ेगा तो हार्वेस्ट होने की जो हमारी क्रॉप है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारा किस तरह का प्रोपोर्शन हो रहा है? यहाँ पर भी हमारा हो रहा है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसको हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन, अगर देखिए टाइम टेकन हमारा कब कम होगा? जब स्पीड ऑफ द व्हीकल ज़्यादा होगी। राइट, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा। राइट, कोई भी जगह पहुंचने में जो भी डेस्टिनेशन है, और अगर हमारा टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है? ये हमारा है यस, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यानी कि आप देखिए अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया जो है वो पर पर्सन कम मिलेगा। राइट, अगर कम लोग होंगे तभी तो ज़्यादा एरिया होगा, और अगर हमारे ज़्यादा लोग होंगे तो एरिया कम हो जाएगा। तो यानी वन चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन है? ये भी हमारा है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। Complete the table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अब देखिए इस पहले वाले यानी सेकंड पार्ट का आंसर मैं अभी दे रही हूँ। बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए अगर हमारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस मनी तो फिक्स है और उतनी हमारी डिवाइड होनी है विनर्स के बीच में, तो वो हमारी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस मनी जो देने वाली है वो हो रही है डिक्रीज। तो ये किस तरह का प्रपोर्शन है? ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, तो मैंने लिख दिया दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि जब हमारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं फॉर डिफरेंट कॉलम्स, तो हमारी क्या प्राइज मनी होगी जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, वेरिएबल ABCDE। अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा सवाल है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमारी वैल्यू होगी x1, ये होगी y1, और जब हम फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर एक वैल्यू जो ये होगी वो होगी x2 एंड y2। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा फॉर्मूला x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हमारा 1 विनर है तो हमें पैसे दिए गए हैं, मतलब अमाउंट दिया गया है कि 1 लाख ही उसको पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब 2 विनर्स हैं तो भाई डिवाइड हो गई 2 में, यानी कि 50,000 दोनों को मिलेगा। ऐसी सिमिलरली हमें 4, 5, 8, 10 और 20 विनर होने पे क्या अमाउंट होगा प्राइस मनी का वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लिख लिया, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, जो कि जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें वो एक x2 और दूसरा y2 हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे फॉर 4 विनर्स, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं फॉर 4 विनर्स। तो देखिए x1 इंटू y1 यानी 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी 4 इंटू हमने मान लिया था a। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब देखिए हमें a फाइंड करना है, तो 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 1 इंटू 10,000 या 1 इंटू 1 लाख, सॉरी 1 बाई मिस्टेक आई सेड 10,000, इट इज 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख अपॉन 4। अब 1 इंटू 1 लाख क्या हो जाएगा भाई, 1 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए हो गया हमारा 25,000, यानी कि जब हमारे 4 विनर्स हैं तो हमारा अमाउंट है 25,000। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं फॉर 5 विनर्स। ठीक है, फॉर 5 विनर्स, अब x2 y2 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x1 इंटू y1 यानी वो मेरा सेम ही चल रहा है, एंड x2 इंटू y2 यानी कि 5 इंटू v, मैंने पहले लिख दिया x2 इंटू y2 और फिर लिख रही हूँ x1 इंटू y1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में इधर साइड में तो कोई साइन वाइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, अब b निकालना है, तो b के लिए ये 5 जाएगा और डिवाइड कर देगा, 1 इंटू 1 लाख क्या हो जाएगा, 1 लाख ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में हमारी प्राइस मनी हो जाएगी 20,000। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं फॉर रिमेनिंग प्लेयर्स, फॉर 8 विनर्स। 8 विनर्स हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू सी। ठीक है, तो फिर हो जाएगा C इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12,500। ठीक है, अब करते हैं फॉर 10 विनर्स।
तो फॉर दिस आया हमारा 25,000, फॉर सी हमारा आया 12,500 और इसके लिए हम लोगों का आया था 20,000। ठीक है, अब करते हैं अपना फॉर 10 विनर्स। और 10 विनर्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू डी, यानी मैंने x2 इंटू y2 पहले लिख दिया है और फिर x1 इंटू y1 यानी कि 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा d इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 10। तो d आ जाएगा हम लोगों का ठीक है, तो फॉर डी आ गया हमारा 10,000। ठीक है, अब करते हैं फॉर ई। फॉर 20 विनर्स। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का 20 इंटू ई इक्वल टू 1 इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ई आ जाएगा हम लोगों का 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डिवाइडेड बाई 20, सॉरी डिवाइडेड बाई 20। तो ई आ जाएगा हम लोगों का 5,000। ठीक है, तो इस केस में हमारा आ गया 5,000। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जब आप देखते हैं कि प्रेयर्स बढ़ रहे हैं तो हमारा प्राइस मनी घट रहा है। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, फर्स्ट पहले तो हमें ये कंप्लीट करनी है टेबल, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है वो हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकेंड वन में कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। ठीक है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। ठीक है, वन बाय वन हम सारे पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे स्पोक्स कम है तो ऑब्वियसली जो हमारा एंगल होगा बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ स्पोक्स वो होगा ज़्यादा। वो आपको दिख भी रहा होगा, जब ये 3 है तो देखिए ज़्यादा है, जब ये हमारे ज़्यादा हो गए तो ये देखिए इसमें एंगल घटने लगा। सिमिलरली और ज़्यादा हुए तो एंगल घटने लगा। तो देखिए एक चीज़ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, स्पोक्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंगल बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ स्पोक्स जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्लियर है कि ये हमारा किस तरह का प्रोपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि वन वैल्यू बढ़ रही है तो अदर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट दिस टेबल। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उनके वेरिएबल्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है a, ये है b और ये है c। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें फाइंड करना है अपने ए बी सी पर हमारे कितने डिग्री आएगा, यानी क्या एंगल आएगा जब नंबर ऑफ स्पोक्स ये होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि वैल्यूज आनी है कम, लेकिन फटाफट इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं अपना x2 और इसको y2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है हमारा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब लिख लेते हैं फॉर 8 स्पोक्स, यानी 8 स्पोक्स वो लगा रहा है तो क्या होगा, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, तो फॉर 8 स्पोक्स तो वो हो जाएगा हमारा
x1 इंटू y1 यानी कि 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 इंटू y2 यानी कि 8 इंटू ए। तो हमें a फाइंड करना है, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये चला जाएगा डिवीज़न में। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 8। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 एंड 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विल बी कमिंग 45 डिग्री, यानी कि तब हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं बी पार्ट के लिए। तो बी पार्ट में हमारा है, फिर से ले लेंगे x1 इंटू y1, ओनली x2 एंड y2 की वैल्यू चेंज हो रही है, इक्वल टू x2 इंटू y2। तो देखिए हमारा 4 इंटू 90 डिग्री x1 इंटू y1, ठीक है, 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 हमारा क्या है 10 इंटू y2b। ठीक है, अब देखिए हमें करना है फाइंड फटाफट, तो b इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए 10 9 ज़ा 90 एंड 36 डिग्री, यानी कि तब हो गया हमारा 36 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं फॉर 12, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारी फॉर 12 स्पोक्स, अब हमें फाइंड करना है, और फॉर 10 स्पोक्स हमारी वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 90 इक्वल टू 12 इंटू सी। अब सी को फाइंड करना है, तो सी के लिए हो गया ये 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। सो 4 3 ज़ा 12 एंड ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 30 डिग्री, यानी कि फॉर 12 स्पोक्स एंगल हो गया 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, सारी कंप्लीट कर ली टेबल। अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो गया, यस द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि हमारे जब नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो हमारा एंगल घट रहा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी x फॉर सेकंड पार्ट। एंगल बी x। ठीक है, अब देखिए x1 और y1 हमारा सेम ही रहेगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब x1 इंटू y1 हमारा सेम ही रहेगा, यही 4 एंड 90, तो 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू x2 हमारा हो गया 15 और y2 हमें फाइंड करना है, यानी कि जो हमने माना था x। ठीक है, हमने एंगल मान लिया था x, अब हमें फाइंड करना है तो जल्दी से करेंगे फटाफट। अब देखिए x को फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले गए तो ये गया डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया x इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 15, और ये बहुत ही ईजी है, 15 6 ज़ा 90 एंड x हमारा आ गया 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 एनीथिंग इज 24। ठीक है, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो हमारा एंगल बिटवीन देम मतलब बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स है 24 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट द y spokes be needed। ठीक है, नेट द y spokes be needed। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फटाफट कैलकुलेट करना है। तो मान लेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू
x2 इंटू y2 यहाँ पर y1 एंड x1 इंटू y1 इक्वल्स टू इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने एंगल को यहाँ पर हमें अपने नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करने हैं जो हमने मान लिए हैं। ठीक है, लेट द y स्पोक्स बी नीडेड। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी 9 इंटू 40 इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है। तो x2 की वैल्यू हमने क्या ली थी, y इंटू हमारा एंगल बिटवीन देम क्या है, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ स्पोक्स क्या है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हमने मान लिया लेट द y स्पोक्स भी नीडेड। ठीक है, अब हमारा होता है x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब देखिए 4 इंटू 90 डिग्री, x1 और y1 की वैल्यू हमारी एज इट इज चल रही है और हमने मान लिया स्पोक्स y और हमारा एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अपना y। तो y के लिए ये चला जाएगा उस साइड में और डिवाइड कर देगा। तो देखिए 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो y हमारा आ गया 9। यानी कि हाउ मेनी हमें स्पोक्स चाहिए, 9 स्पोक्स वी नीड। ठीक है, वी नीड 9 स्पोक्स टू, अगर हमारे पास 9 स्पोक्स होंगे तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स होगा हमारा 40 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं किस तरह का हमारा प्रपोर्शन है। तो देखिए अगर हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो पर चाइल्ड कम हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज होंगे तो जो नंबर ऑफ स्वीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो ईच चाइल्ड में क्या हो जाएंगी, ज़्यादा मिलेंगी। तो यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। तो ये क्वेश्चन है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन का। ठीक है, ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारे चिल्ड्रन एंड स्वीट्स। ठीक है, तो जब हमारे 24 चिल्ड्रन हैं तो स्वीट्स ईच चाइल्ड को मिल रही है 5। ठीक है, अब हमारे जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस कर दिया गया बाई 4, यानी कि 4 से रिड्यूस हो गए 20 बचे, तो हमारी कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी ईच चाइल्ड को। ठीक है, x मान ली, तो लिख लेते हैं लेट द स्वीट्स बी x। ठीक है, लेट द स्वीट्स बी x। ठीक है, अब देखिए हमारा ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y1 इन द इनवर्स प्रोपोर्शन केस x2 इंटू y2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। तो x1 है हमारा 24, y1 है हमारा 5, ये है 20 और ये है x। ठीक है, हमने अपना x मान लिया, यानी कि अब निकाल लेते हैं हम फटाफट। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फॉर्मूले के बारे में रहना चाहिए बिल्कुल भी हमेशा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, x फाइंड करना है, तो ये हो गया 24 इंटू 5 और ये वाला 20 है वो उस साइड में जाकर डिवाइड कर देगा। तो ये देखिए 5 4 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24, यानी कि 6 स्वीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय 4, यानी देन ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो ये भी देखिए, अगर हमारे कैटल्स बढ़ेंगे तो जो हमारा फूड है जो वो उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह का हमारा प्रोपोर्शन है, ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डेज बी, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पे x, लेट द डेज बी x। अब एक तरफ हमारा एनिमल्स है और फिर फूड, मतलब फूड का डेज कितने दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर 20 एनिमल्स 6 days। अब क्या हो रहा है कि 20 में 10 मोर ऐड हो गए लेकिन फूड की क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो 20 + 10 यानी कि 30 एनिमल्स हो गए और हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारा x1 अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर लीजिए, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है, और ये y2 हो गया। ठीक है, तो x1 × y1 = x2 × y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो देखिए 20 × 6 = 30 × x। अब x फाइंड करना है, राइट, तो फिर फटाफट कर लेंगे फाइंड x को। तो x = हो गया 20 × 6 / 30। अब देखिए 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, तो x = हमारा आ गया 4 days, यानी कि फूड विल फिनिश इन 4 days इफ 10 मोर एनिमल्स विल बी ज्वाइंट। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वुड, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फूड वुड लास्ट फॉर 4 days इफ 10 मोर एनिमल्स आर एडेड इन दी कैटल्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट हमने इसको सॉल्व किया और ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने और आपने मिलकर फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।